नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। 20 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्सेज आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है तो आप बताइएगा यहाँ पर फोन करके, तो आपको 2021 का फुल फ्लेज पेड कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी, इंक्लूडिंग आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी आंसर राइटिंग जो होगी वो उसकी स्किल्स काफी अच्छी डेवलप की जाएगी और आपके डेली बेसिस पर आंसर्स चेक किए जाएंगे, आपको फीडबैक दिया जाएगा, उसका मॉडल आंसर दिया जाएगा। तो ऐसे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काफी सारे पेड कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो जिनको जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। गाइस, पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है चट्टग्राम पोर्ट के बारे में। तो पहला ट्रायल कंटेनर शिप का हम लोग को देखने को मिला है, जिसको हरी झंडी मिल गई थी। कोलकाता से लेकर बांग्लादेश में अगरतला में ये शिप गई है, ये वेसल गई है, तो ये हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और ये चट्टग्राम पोर्ट जो है ये बांग्लादेश के अंदर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन से रिलेटेड डायरेक्टली चीजें पूछी जा सकती है कि चट्टग्राम पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप याद रखना बांग्लादेश में लोकेटेड है। और एग्रीमेंट के तहत हम लोग क्या करेंगे, अब बांग्लादेश के 2 पोर्ट्स हैं, एक चट्टग्राम पोर्ट और दूसरा मोंगला पोर्ट। तो इसका जो है वो हम लोग यूज करेंगे। ये चट्टग्राम पोर्ट यहाँ पर है और ये चट्टग्राम यहाँ पर है और ये मोंगला पोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है वो उपयोग करेंगे। यहाँ पर इंडिया जो होगा वो जो भी ट्रांजिट करेगा, यानी कि बांग्लादेश के थ्रू जो भी इंडिया का कार्गो वेसल्स वगैरह जो होंगे, जिसका मूवमेंट होगा, तो वो इन 2 पोर्ट्स के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, 2 ये लोकेशन आपको बतानी चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये फलाना पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये बांग्लादेश के 2 पोर्ट्स हैं, जिनको लेकर अभी रिसेंटली हमारा एग्रीमेंट जो है बांग्लादेश के साथ हुआ है। आज पेपर 1 से रिलेटेड एक ही टॉपिक था। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। गाइस, पेपर 2 की पहली न्यूज में बताया जा रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है एक वैक्सीन को, और ये वैक्सीन निमोनिया की है। और खासियत इस वैक्सीन की ये है कि इंडिया में पूरी तरह से ये वैक्सीन बनाई गई है, फुली इंडिजीनियसली डेवलप्ड या इंडिजीनियसली मेड ये वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर ही ये वैक्सीन पूरी तरह से बनाई गई है। वैक्सीन का नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसाइक्रेट कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये निमोनिया की वैक्सीन है, इसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। वैक्सीन जो उपयोग में ली जाएगी, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन पर्पस के उपयोग में ली जाएगी। और ये जो इन्वेजिव डिजीज है और निमोनिया जो कि होता है इस बैक्टीरिया के कारण, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके कारण निमोनिया होता है छोटे बच्चों को। आपको बताएगा इसकी बच्चे जब बर्थ लेते हैं तो जैसे ही बच्चे इस धरती पे कदम रखते हैं, इस धरती का जो एक्चुअल जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, उससे अवगत होते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो इस एनवायरनमेंट में आप जानते हैं कि काफी सारे बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, फंगाई है। जिस जगह पर आप हो, आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास मिलियंस ऑफ आपको छोटे छोटे वायरसेस बैक्टीरियाज नजर आएंगे, बट हम लोग को वो इन्फेक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इतने समय से ये सब वायरस को झेल झेल कर उसका हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हो गया, अच्छा हो गया, राइट। तो ये छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस जो है वो उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब होता है। जैसे आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरे साल भर बीमार पड़े रहते हैं, उनको कॉमन कोल्ड या इस प्रकार की चीजें होती रहती है। वो इसलिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता ढंग से, राइट। तो ये बड़ी एक दिक्कत होती है लोगों को बीमारियों की। तो वैसे ही जब छोटा बच्चा इस धरती पर कदम रखता है या रखती हैं, तो उनको जो है ये सब जो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं वो उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं और उसके चलते उनको निमोनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। निमोनिया का इतना ज्यादा डेंजरस है कि बच्चे की मौत तक हो सकती है। तो इसलिए जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो उस समय उसको मतलब उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वैक्सीन उनको दी जाती है। और ना ही सिर्फ ये वाली, और भी काफी सारे इंजेक्शन छोटे बच्चों को लगता है, आपको पता होगा। तो निमोनिया होता कैसे, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, तो इनसे ये निमोनिया होता है। और मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल निमोनिया का जो बच्चों में होता है वो है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी थी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा कॉमन कॉज है बैक्टीरियल निमोनिया का, तो वो ये है HIV टाइप 1 टाइप बी, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजे
टाइप बी, राइट। तो इसके बारे में एक नाम बस आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर ये नाम आ जाए सिविल सर्विसेज में, आप स्टेट सिविल सर्विसेज या यूपीएससी में, तो एटलीस्ट यू लिंक कर पाओ कि हाँ यार ये नाम जो है वो इससे निमोनिया से रिलेटेड है, ठीक है, ये निमोनिया का बैक्टीरिया है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस जो होता है वो भी मोस्ट कॉमन वायरस होता है निमोनिया का। तो जो वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही कारण होते हैं निमोनिया होने के, तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ फंगाई भी, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और एयर सैक जो होता है गाइस, एयर सैक आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं तो उसमें एयर सैक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको ये बेसिकली इन्फेक्ट कर देता है। निमोनिया में बच्चे के लंग्स जो होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, हम बोलते हैं ना पानी भर गया लंग्स में, तो फ्लूइड जो होता है, पस जो होता है वो लंग्स के अंदर चले जाता है और लंग्स जो होते हैं वो स्वेल होने लगते हैं, तो उसके कारण काफी पेन भी होता है और सांस लेने में काफी परेशानी होती है, राइट। और ये डेथ तक का कारण जो है वो निमोनिया बन जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं निमोनिया के? बहुत तेज फीवर आता है, ठंडी लगने लगती है, कफ बलगम के साथ हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा फिजिकल वीकनेस हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है, सांस लेने में परेशानी होती है, तेजी से सांस ली जाती है, और पल्सेस जो है वो रेसिंग पल्सेस देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत तेजी से धड़कन जो है वो चलती है, राइट। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। इसको प्रिवेंट और ट्रीट कैसे किया जा सकता है? तो प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम लोग बात करें तो हाइजीन मेंटेन करके रखना है, और इस प्रकार के जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हैं उनसे बचने के लिए वैक्सीन जो है वो समय समय पर लगवाते रहना है। और बच्चों को निमोनिया से बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और उनको तुरंत, जैसे ही अगर बच्चा निमोनिया बच्चे को हो जाता है या फिर डॉक्टर को लगता है कि हाँ निमोनिया होने की कंडीशन इसकी डेवलप हो रही है, तो तुरंत अर्जेंट ट्रीटमेंट बच्चे को देना पड़ता है, उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और टिपिकली एंटीबायोटिक्स जो होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होती नहीं है, और ऑन एन एवरेज जो ट्रीटमेंट जो होता है वो 5 से 7 दिन तक चलता है। बट अगर छोटे बच्चों को प्रॉपर निमोनिया का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो बच्चों की डेथ तक हो सकती है, राइट। क्योंकि रेस्पिरेटरी वाला मामला है, लंग्स का मामला है, और लंग्स के अंदर पानी जो पस जो भर जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो देखिए कितना पेनफुल और डेंजरस सिचुएशन है ये, एक लाइफ गंवाने वाली। तो ये था गाइस पूरा निमोनिया से रिलेटेड, वैक्सीन का थोड़ा सा नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये रिपोर्ट आई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। रिपोर्ट का टाइटल है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स स्टेटस, इश्यूज, टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड चैलेंजेस। ये रिपोर्ट अभी लाई गई है TIFAC के द्वारा, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के द्वारा, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एक्चुअल में होते क्या है ये समझो आप। तो देखो गाइस, हर एक मेडिसिन जो होती है उसमें दो मेन इंग्रेडिएंट से ये मिलकर बनती है। कोई भी मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें नॉर्मली, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब देखो, केमिकली एक्टिव ये इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, राइट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, या फिर केमिकली इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब एपीआई जो होती है ये एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं फिनिश्ड मेडिसिन को बनाने के लिए, तो उसका उपयोग किया जाता है। और मेडिसिन के अंदर एपीआई जो होती है गाइस, ये बताया जाता है कि एक डिजीज को क्योर करने के पर्पस के लिए डाली जाती है। जैसे कि पैरासिटामोल, पैरासिटामोल जो है आप जानते हैं इसकी, पैरासिटामोल जो होती है वो एक प्रकार का पेन किलर का भी काम करती है, क्रॉनिक पेन जो है वो रिड्यूस करती है, बॉडी वगैरह लोगों की जो दर्द होती है उनको पैरासिटामोल दिया जाता है। अभी मैंने जो एक दवाई ली थी, अभी आपको पता होगा कि मेरी हेल्थ काफी खराब हो गई थी बीच में, तो मुझे जो डॉक्टर ने दवाई लिखी थी उस दवाई के अंदर जो इंग्रेडिएंट था वो पैरासिटामोल भी था। और ऐसी काफी सारी मेडिसिन जो बनती हैं गाइस उसमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो मल्टीपल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की ये मेडिसिन होती है। और कुछ कुछ होती है सिंगल डोज वाली, जैसे कि क्रोसिन हो गई, क्रोसिन के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। अब देखो यहां तक तो आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होगी, बट अब एग्जैक्टली मैं आपके दिमाग में बिठा देता हूं कि ये है क्या। देखो गाइस, एक दवाई जो होती है उसके अंदर जो प्रोडक्ट डलते हैं, यानी कि आप देखा होगा कि आपने ये दवाई है, ठीक है, दवाई है, ये खुली, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ये होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके कारण से लोग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राइट। यानी कि जो अगर लोग को दर्द है तो उनको दर्द सही हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है डी कोल्ड, गला सर्दी खांसी, ऐसा बोलते हैं ना कि सर्दी खांसी बुखार, इसको इसको अगर डी कोल्ड को खा लेंगे तो ये सब चीजें सही हो जाएगी, बदन दर्द ये वो, है ना। ऐसे अपने एड्स वगैरह देखे होंगे डी कोल्ड वगैरह के। तो डी कोल्ड क्या है? डी कोल्ड के अंदर मल्टीपल एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मल्टीपल है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो आपको कोई डिश अच्छी लगी, जैसे आपको कोई पास्ता अच्छा लगा, तो आप पूछते नहीं हो कुक से कि यार, कोई रेस्टोरेंट में गए आपने पूछा कि जैसे मेन्यू आपने उठाया, आपने देखा कि अरे अच्छा ये पास्ता है, तो आप पूछोगे उनसे कि पास्ता में क्या इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हो। इंग्रेडिएंट्स यानी कि वो जो मटेरियल जो
फाइनल गुड जो फिनिश गुड है, यानी कि जो रेसिपी कंप्लीट हो गया आपके टेबल पे आएगी, उसको बनने में जो इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया गया है दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट, यानी कि वो इंग्रेडिएंट है जिसको रॉ मटेरियल का जो उपयोग किया गया, यानी कि जो भी सामान उसमें डाला गया, जो भी सब्जी भाजी वगैरह। वैसे ही मेडिसिन के अंदर जो रॉ मटेरियल का उपयोग किया जाता है और एग्जैक्टली जिस चीज का उपयोग किया जाता है जिसके कारण से जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पैरासीटामोल जो दर्द वगैरह जो होते हैं बॉडी के अंदर उनको रिलीव करने के लिए हेल्प करती है ना। तो ये पैरासीटामोल क्या है, ये हम लोग को एपीआई देखने को मिलता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब आई थिंक कि आपको क्रिस्टल क्लियरिटी आ गई होगी कि एक्चुअल में ये एपीआई है क्या, है ना। इसके अलावा बात करें जो रिपोर्ट जो अभी ये सामने इससे रिलेटेड रिलीज हुई है, क्योंकि पहले आपको एपीआई के बारे में पता होना जरूरी था, बेसिक फैक्ट, उसके बाद फिर हम लोग रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको क्लियरिटी होगी। मैं अगर पहले आपको रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन दे देता फिर एपीआई समझाता तो वो उल्टा हो जाता, तो इसलिए पहले एपीआई मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको एपीआई क्लियर है। अब हम लोग इस रिपोर्ट को देखेंगे जो रिपोर्ट टीआईएफएसी के द्वारा हम लोग को देखने को मिली है, रिलीज हुई है। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन आए हैं, तो कहा गया है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर हम लोग को फोकस करना है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को डेवलप करना है इस प्रकार की मेडिसिन, नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आनी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। मिशन मोड केमिकल इंजीनियरिंग की आवश्यकता है और डिफाइंड टारगेट्स हम लोग को सेट करने पड़ेंगे। साथ ही साथ बोला गया कि मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर ऐसा डेवलप होना चाहिए जहां पर सभी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनका एक क्लस्टर हो, यानी कि उनका एक प्रकार का ग्रुप हो जो कि एक साथ जो है वो वहां पर काम कर सके। और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर भी ध्यान देना है कि इंडिया के अंदर गाइस हम लोग को कॉस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर मेडिसिन अगर ज्यादा महंगी होंगी तो लोग बाग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। तो कॉस्ट वाली चीज भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को काम करना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मेडिसिन जो होती है उसके ऊपर रेगुलेशन लगाना तो वाकई में पता है बहुत जरूरी है। आप देखोगे गाइस लिटरली मैंने भी बीच में मैंने आपको बताया भी था बीच में पहले कि मैंने एक जो मेडिसिन जो है उसकी मैंने रेट लिस्ट देखी थी। रेट लिस्ट कौन सी वाली, वो वाली नहीं जो कि आपको मिलती है मेडिसिन दुकान से, मैंने वो वाली रेट लिस्ट देखी है जिस रेट पर जो दुकानदार है, रिटेलर है, उसको मेडिसिन मिलती है। देखो मिनिमम टू मिनिमम 25% का कॉस्ट तो आप मान लो हर एक मेडिसिन पे, यानी कि वो वाला मार्जिन रिटेलर का मिनिमम 25% और मैक्सिमम 200-300% के भी ऊपर चला जाता है। उसके भी ऊपर मैंने एक दवाई देखी थी, वो रेयरली कुछ कुछ दवाई ऐसी होती है जिसमें बहुत अच्छा मार्जिन होता है। तो वो दवाई थी 408 रुपए की थी और वो दवाई अब आपके गैस से भी बाहर होगा कि कितनी सस्ती वो दवाई उस रिटेलर को पड़ी। 16 रुपए, 408 एमआरपी है, 16 रुपए की वो पड़ी है। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा उसका जो है वो कॉस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, मार्जिन कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों पर जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी ऐसी जो मेडिसिन है जो कि मार्केट में महंगी बिक रही हैं, तो एक जो रिटेलर्स है उनके लिए कॉमन स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर देना चाहिए मार्जिन का, राइट। और इवन मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी कि मैन्युफैक्चरर्स को जिस रेट पर जो मेडिसिन की कॉस्ट पड़ रही है तो उस रेट से एक अच्छा खासा मार्जिन उठाकर, क्योंकि देखो एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने सालों से जो है वो रिसर्च करके रखी हुई है, तो उसका पैसा जो है वो सालों का ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसके पैसों को उसको वसूलना भी है, राइट। तो इसलिए ये मार्जिन काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर मार्जिन हाई लगाए बट रिटेल कंपनी भी अगर हाई लगाए, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा एक मार्जिन, यानी कि कितना बड़ा गैप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर तक देखने को मिलता है। तो ये रेट को हम लोग को कम करना है, और रेट के बारे में मैंने इसलिए आपसे ज्यादा डिस्कशन किया क्योंकि ये वाली चीज आप अपने मेंस आंसर में उपयोग करेंगे, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से प्राइस जो होते हैं वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ये मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, तो देखो गाइस ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं होती, यानी कि एक बार की प्रोसेस नहीं होती, इसमें मल्टीपल टाइम्स जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स का रिएक्शन होता है मल्टीपल टाइम्स। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर एपीआई का फॉर्मेशन होता है, इसको इंटरमीडिएट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंगल रिएक्शन के थ्रू नहीं होती, इसमें मल्टीपल रिएक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि कभी कभी तो ऐसा ये भी होता है कि एक बार केमिकल कंपाउंड रॉ मटेरियल से केमिकल कंपाउंड के तहत जो एपीआई बनाई, फिर वो एपीआई में और रिएक्शन कराया जाता है कि दूसरे रॉ मटेरियल के साथ, फिर ऐसे तीसरे रॉ मटेरियल के साथ, फिर चौथे के साथ, इस प्रकार से ऐसे टेंस ऑफ टाइम जो है वो अलग अलग प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है। यानी कि इंटरमीडिएट जो होता है, यानी कि जो एक पूरी प्रोसेस जो होती है रॉ मटेरियल से एपीआई बनने की, ये एक सिंगल प्रोसेस है, ठीक है, जिसको इंटरमीडिएट नाम दिया है। तो ऐसी इंटू 10 ऐसी 10 प्रोसेस जो होते हैं उससे भी होकर काफी सारी मेडिसिन गुजरती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यू जब तक करी जाती है जब तक मेडिसिन जो है उसकी प्योरिटी हाई डिग्री की ना हो जाए और वो फिट ना हो मेडिसिन, राइट। क्योंकि देखो एक मेडिसिन एक ऐसी चीज है वो क्योर करने के लिए दी जाती है।
अब मेडिसिन खाकर एक इंसान को दूसरी बीमारी होने लगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। और आज की डेट में एलोपैथी मेडिसिन में हो तो यही रहा है कि एलोपैथी मेडिसिन एग्जैक्टली, क्योंकि क्योर जो शब्द है मेडिसिन के लिए ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए और होम्योपैथी के लिए आप कह सकते हो, बट ये जो ये वाली जो मेडिसिन जो होती है एलोपैथी वाली, तो ये जो इन मेडिसिन के अंदर क्योर नहीं होता, ये सिर्फ डिजीज को सप्रेस करती है। मैक्सिमम 90% डिजीज को ये सप्रेस करती है, उसके पेन को या उसके सिम्टम्स को। बाकी क्योर करने का काम जो होता है वो नहीं होता एलोपैथी मेडिसिन में, बट आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह क्योर करती है। इसलिए तो हमारी कंट्री के अंदर आयुष हम लोग को देखने को मिलता है, आयुष मिनिस्ट्री। सो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर आयुष का पूरा फुल फॉर्म लिखकर बताएंगे। राइट, देखा कैसे अपन ने इस चीज को लिंक किया है, ऐसे ही आपको अपने मेंस में भी लिंक करना है और आपकी थिंकिंग प्रोसेस में भी इस प्रकार से चीजों को लिंक करते हुए चलना है कि आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो उसमें आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव भी हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर काफी अच्छा बनेगा। व्हाट इज द कंसर्न फॉर इंडिया नाउ? आज की डेट में इंडिया का क्या कंसर्न है? क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि उसके कारण काफी ज्यादा सिचुएशन काफी वर्स्ट हुई है, खराब हुई है। तो लीडिंग सप्लायर जो है गाइस, जो हाई क्वालिटी मेडिसिन बनाते हैं, सप्लाई करते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज में, उसके बावजूद भी इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी कंट्री के अंदर है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज काफी सारी जो कि अलग अलग कंट्रीज को सप्लाई करती हैं, बट फिर भी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब कुल मिलाकर यहाँ पर ये वाली बात भी हो रही है कि हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है। तो आप इस टॉपिक को आत्मनिर्भर से भी लिंक करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के समय पे हम लोगों ने यही फोकस किया है कि हम लोग को हेल्थ कंडीशन और ये सब चीजें जो है वो सुधारनी है। तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पर भी हम लोग को काम करना है, और उसके लिए एपीआई, जैसे कि अगर आप दवाइयों की बात कर रहे हैं ना, उसमें आप एपीआई अपने मेंस में जरूर मेंशन करना है। अगर प्रीलिम्स में भी आ जाएगा तो आपको पता है कि एपीआई क्या होता है, बट मेंस में भी अगर आप इस प्रकार के टर्म्स यूज करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार आपने अच्छी तैयारी करी है। आप वहां पर लिख देंगे अगर कि हमारी कंट्री के अंदर ना ही सिर्फ हम लोग को ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करनी है, साथ ही साथ एपीआई भी हमारी कंट्री के अंदर ही बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज की डेट में हाईली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। एंड ये इस पूरी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्स के तौर पर आप ये वाली रिपोर्ट ऑन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इंडिया जो है वो चाइनीज मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है एपीआई के लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। 2018 और 19 की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट जो है उसने लोकसभा को इन्फॉर्म किया था, यानी कि लोकसभा के अंदर एक डिस्कशन चल रहा था कि कंट्री के अंदर जो ड्रग मेकर्स हैं, जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है हमारी कंट्री के अंदर, जो दवाइयां वगैरह जो बनाती हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ये बल्क में चाइना से मीडिएटरी जो है, जिसको हमने बात करी एपीआई की, तो बल्क में ये इंटरमीडिएट जो है वो परचेज करती हैं। ये 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रांजैक्शन था वो 2018 और 19 का था। तो ये वाला भी डेटा आपको आपके आंसर को सपोर्ट करेगा। हालांकि फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आप ये सब कह सकते हो कि ये डिस्कशन जो था वो लोकसभा में भी इसी को लेकर चला था, और इसके रिकमेंडेशन पर भी यही वाली चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी थी। अभी देखा था ना रिकमेंडेशन के अंदर कि हम लोग को डेवलप करना है, मास मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मेगा मैन्युफैक्चरिंग करनी है ड्रग्स वगैरह की, स्पेशली एपीआई की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। राइट, और ये फ्रीक्वेंट लॉकडाउन के चलते रॉ मटेरियल्स का सप्लाई जो है वो चाइना से बंद हो गया। राइट, तो और चाइना जो ड्रग्स को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एचआईवी ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के लिए, एपिलेप्सी के लिए, मलेरिया के लिए, और जो कॉमन एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होती हैं और विटामिन पिल्स होती हैं, तो ये सब भी जो है वो चाइना के थ्रू ही हम लोग के इंडिया में आता है। राइट, तो ये एक बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो अभी चाइना के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उनमें से एक और ऐड हो गई ड्रग्स, और स्पेशली एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और जैसा कि हमने पहले वाली रिपोर्ट में भी बात करी थी, चर्चा करी थी कि 1990s के समय में इंडिया की जीडीपी चाइना से ज्यादा थी, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चाइना से ज्यादा एक्टिव थी, बट उसके बाद चाइनीज की कुछ ऐसी पॉलिसीज रही, जैसे कि अगर हम लोग बात करें चाइना की जो पॉलिसीज थी चीप प्रोडक्ट की, चाइना के अंदर प्रोडक्ट सस्ता क्यों होता है? देखो ये रिपीटेड चीजें हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स में मैं आप लोग की कवर करा चुका हूं, बट मैं दोबारा से आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका एक तो रिवीजन भी हो जाए, दूसरे हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स हैं। राइट, तो मैं चाहता तो अभी आपको बोल देता कि उसमें जाके पढ़ लो, आप ये वाले वीडियो में देख लो आप जो मैंने पढ़ाया हुआ है, बट इसको मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ अभी दोबारा से आपको भेजने के लिए वहां पे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी वाला टॉपिक है और उसके बारे में आपको डेली बेसिस पर चर्चा करती रहनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने आंसर लिखोगे। राइट, अच्छा आंसर बनाओगे। तो देखो चाइना इतने चीप प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस कर देता है? उसकी वजह यह है कि चाइना की जो पॉलिसीज इसने 1990s के बाद से अडॉप्ट करी थी, वो जो पॉलिसी थी वो प्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी। कौन सी पॉलिसी थी? प्रो एक्सपोर्ट की। वो वहां पर अपने जितने भी इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज है चाइना के अंदर, चाइना की कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनको चाइना ये बोलती थी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करोगे तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा सरकार को,
बट अगर आपके प्रोडक्ट को आप डोमेस्टिक मार्केट में चाइना के अंदर अगर आप बेचोगे तो फिर आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस देना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, चाइना को प्रो एक्सपोर्ट बना दिया इस पॉलिसी ने। इसके अलावा चाइना के अंदर जो बैंक्स हैं वो बहुत ही सस्ते दाम में जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो लोगों को वो दे देते हैं, लोन वगैरह दे देते हैं, काफी सस्ते रेट में लोन जो है वो चाइना के अंदर बैंक्स के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। बट इंडिया के अंदर लोन का रेट जो है वो कंपैरेटिवली चाइना से काफी ज्यादा है। इवन हमने ये वाले बारे में भी चर्चा करी थी कि इंडिया के अंदर ऑल ओवर एशिया में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब बैरियर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पीछे करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का आंसर जो है वो लिखना है, राइट। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। आई होप कि आपको पता लग गया होगा, काफी कुछ चीजों के बारे में हमने इसमें चर्चा करी, इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखा, आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी डिस्कशन कर लिया, एपीआई का कंसेप्ट भी आपने समझ लिया, रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन थे वो भी देख लिया, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक नया ट्रेड रूट इंडिया और भूटान के बीच में देखने को मिला है, हरी झंडी दिखा दी गई है। ये जयगांव जो वेस्ट बंगाल में है और भूटान के अंदर पसाखा है, उसको कनेक्ट करेगा। ये ट्रेड रूट है ये इंडिया और भूटान के बीच में। तो ये नया लैंड रूट है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स और गुड्स हैं उसके मूवमेंट के लिए किया गया है। तो इसके बारे में एक जनरली आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया था कि जयगांव जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, या फिर जयगांव पसाखा ट्रेड रूट, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो वो किसका है, तो इंडिया और भूटान का है ये, ठीक है। तो इसके बारे में एक जनरल जानकारी आप लोग को होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब APT 29 या फिर इसको ड्यूक्स या फिर कोजी बियर, क्वेश्चन ये बनेगा APT 29 ड्यूक्स या फिर कोजी बियर, तो ये क्या है। तो आपको याद रखना ये एक ऐसा ग्रुप है, साइबर एस्पियोनेज ग्रुप, साइबर जासूसी समूह। ये बताया जाता है कि रशिया इंटेलिजेंस फोर्स का है, ये रशिया की जो इंटेलिजेंस सर्विस है तो उसी का ये पार्ट है। बट रशिया डिनाई करती है कि रशिया के पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। तो देखो ये ओवरऑल मामला क्या, मैं आपको समझाता हूं। आपको ऑलरेडी पता है, हमने कई बार डिस्कशन भी किया है कि रशिया जो है उसके वो क्या करती है, दूसरी कंट्री के ऊपर साइबर अटैक्स कराती है, राइट। तो ये इस मामले में रशिया जो है वो थोड़ी सी इंटरनेशनली उसको जो है वो उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि रशिया जो है वो साइबर अटैक्स कराती है दूसरी कंट्री पे, स्पेशली अमेरिका पे। अमेरिका पे जो पिछला इलेक्शन जो हुआ था उसमें रशिया के साइबर अटैक्स का बहुत बड़ा रोल था। इस बार फिर से इलेक्शन जो है वो यूएसए में होने, रशिया का नहीं यूएसए का इलेक्शन था, यूएसए के इलेक्शन में रशिया का साइबर अटैक्स हम लोग को देखने को मिला था। उसको लेकर बहुत आरोप जो है वो रशिया के ऊपर लगे थे। अगेन इस साल फिर से यूएसए का इलेक्शन होने जा रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसको लेकर फिर इसीलिए इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है, ये रशिया के इस ग्रुप के बारे में जो कि साइबर अटैक कंडक्ट करता है। तो ग्रुप का नाम आपको पता होना चाहिए APT 29 या फिर ड्यूक्स या फिर कोजी बियर, ठीक है। ये ग्रुप जो है गाइस, तो ये अलग अलग प्रकार की टूल्स और टेक्निक्स की मदद से टारगेट करता है गवर्नमेंट, डिप्लोमेट, थिंक टैंक, हेल्थ केयर, एनर्जी को इंटेलिजेंस गेन के लिए, यानी कि इंटेलिजेंस चीजों के लिए। जैसे आपको पता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विस है, राइट, हमारी जो रॉ है, तो रॉ क्या काम क्या होता है, और इसके अलावा जो हमारी जो IB हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये सब जो हमारी सर्विसेज हैं इनका काम क्या होता है, इनपुट्स को गेन करना। जैसे कि कल को आप IPS बन के जो है बाई चांस अगर आप मतलब चले गए IB में या फिर रॉ वगैरह में, राइट, तो उसके अगर आप हेड बन गए डिपार्टमेंट, उसके अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको भी उस प्रकार से, वैसे भी जनरली जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे अपनी, तो आपको इस प्रकार की भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको जो कोड्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि टेररिस्ट के अलग अलग कोड्स होते हैं, उसको आपको कैसे जो है वो डिकोडिफाई करना है, यानी कि जो कोड है तो उसको आपको कैसे मतलब उसका आंसर निकालना है, मीनिंग निकालना है। इसलिए तो ये अपना एप्टीट्यूड का टेस्ट क्यों होता है कि आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से चले, अलग अलग तरीके से चले, डायनेमिक्स तरीके से चले, राइट। तो इसलिए होती हैं सब चीजें। तो यहाँ की जो रशिया की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है, तो उसी का एक पार्ट ये ग्रुप है। ये क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज के डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करता है, राइट। तो ये इसके ऊपर ये आरोप है रशिया के ऊपर इसका। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर अब टारगेट किया जा रहा है वैक्सीन डेटा को चुराने के ऊपर। तो बताया जा रहा है कि ये वाला ग्रुप जो है वो अलग अलग कंट्रीज जो वैक्सीन बना रही हैं तो उनके डेटा को चुरा रहा है ये, राइट। जैसे कि रशिया भी सबका डेटा देख दाख के एनालाइज करके एक अच्छी वैक्सीन बना ले, तो ऐसा कुछ है गाइस। तो इसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस, तो असम गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि प्लाज्मा डोनर जो है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। देखिए हमने बात करी थी कॉन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, राइट। तो जिन बच्चों ने वाला टॉपिक नहीं पढ़ा पढ़ लेना, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो किस डेट पे मैंने मेंशन किया था, क्योंकि मैं यहाँ पर करना भूल गया था। अभी जस्ट मुझे याद आया कि कॉन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी मैं कई बार, मान के चलो कि 50 बार मैं आपको बता चुका हूँ कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि कंटिन्यूअसली उससे घूम फिर कर कहीं ना कहीं से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में जाकर कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी जरूर देख लेना। क्या जो हम मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी मिल जाएगा वो वाला वीडियो। तो कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है
और वो आपको देखना है। तो जो भी लोग कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उनको आसाम गवर्नमेंट काफी सारे बेनिफिट्स देगी गवर्नमेंट जॉब्स में, जैसे कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स में पहले तो बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा उनको इंटरव्यू यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो इंटरव्यू होता है तो उसमें उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्लाज्मा डोनेट करने का। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उनको सरकारी स्कीम में प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कीम के अंदर। इसके अलावा अगर कोई दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी दूसरे स्टेट के व्यक्ति ने प्लाज्मा डोनेट किया, जैसे कि आपने प्लाज्मा डोनेट कर दिया अपना, ठीक है। अब प्लाज्मा डोनेशन का मतलब आप समझ रहे हो ना कि प्लाज्मा किस पर्पस के लिए डोनेट किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपकी बात नहीं करता, आप ना करो तो अच्छा है, क्योंकि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए पहले कोरोना वायरस इन्फेक्ट होना जरूरी है। तो मुझसे गलती से निकल गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको जो है वो प्लाज्मा डोनेट करना पड़े, बट हाँ, जो भी वॉरियर्स हैं जो गलती से इन्फेक्ट हो गए हैं कोरोना वायरस से, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है वो आईपीएस है इंदौर का, वो मेरे ख्याल से अभी डिप्यूटी एसपी है, तो वो अभी बीच में चला गया था, अभी उसको कोरोना वायरस हो गया था। तो उसके बाद उसने ये किया, क्या बोलते हैं, 14 दिन के क्वारंटीन में रहा, उसका फिर वो सही हो गया, तो दोबारा से सर्विस उसने ज्वाइन कर ली फिर से। और उसने बाकायदा डॉक्टर से ये भी कहा है कि जिस भी दिन यहाँ पर इंदौर के अंदर ये प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगता है तो सबसे पहला व्यक्ति वही होगा प्लाज्मा डोनेट करने वाला। तो वो है, तो उसका चल ही रहा है अभी। तो मैं उस वही आप समझ पा रहे हो कि प्लाज्मा कौन डोनेट कर सकता है, जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हुआ है कोरोना वायरस से और वो सही हो गया है। तो ऐसे वॉरियर्स जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गए और फिर वो सही हो गए, तो वो अपना प्लाज्मा उन लोगों को देते हैं जो इन्फेक्टेड है, जिससे कि उनके जो प्लाज्मा है वो सामने वाले की बॉडी को ट्रीट कर सकें, राइट, यानी कि उनकी बॉडी में से कोरोना वायरस को फाइट कर सकें। तो जो भी लोग दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं अपार्ट फ्रॉम असम, तो उन लोगों को जैसे ही वो असम के अंदर आएंगे तो असम गवर्नमेंट उनको असम गेस्ट हाउस प्रोवाइड कराएगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब वो वापस लौटेंगे तो एयर टिकट जो है वो रिटर्न टिकट उनकी, तो वो पूरा उसका खर्चा जो होगा वो असम की तरफ से दिया जाएगा, यानी कि रिटर्न एयर टिकट जो होगी वो असम देगी। तो ये चीज है प्लाज्मा डोनर्स के लिए असम गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव है। इंडिया ईरान फरजाद बी गैस फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट। फरजाद बी गैस फील्ड कहां पर है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ईरान के अंदर है। ईरान के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में इंडिया हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये ईरान की लोकेशन है, कई बार हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं, हॉट टॉपिक है, न्यूज में अक्सर आती है ईरान। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ईरान जो है, अभी हम लोगों ने सैटरडे के लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, सैटरडे आई थिंक फ्राइडे। तो छाबर जाहिदीन रेलवे प्रोजेक्ट, तो ये जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर ईरान जो है उसने, एक्चुअली में क्या हुआ कि ईरान और चाइना की अभी करीबियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था कि ईरान और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए, दोनों के बीच में जो है वो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स अभी हुए हैं, और इंडिया को जो है वो इग्नोर करना शुरू कर दिया है ईरान ने। अभी ये जो प्रोजेक्ट जो था छाबर जाहिदीन प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, तो इसको लेकर पहले डिस्कशन हुआ था कि इंडिया और ईरान मिलकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, यानी कि रेलवेज लाइन जो है वो क्रिएट करेंगे जाहिदीन तक। तो ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर ईरान ने कुछ बोला नहीं है, ईरान ने इंडिया को इग्नोर कर दिया है कि इंडिया जो है वो इस प्रोजेक्ट में ईरान के साथ जो है वो काम नहीं करेगी। इसके अलावा ओएनजीसी की जो फॉरेन आर्म है, ऑयल एंड नेचुरल गैस की हमारी, ये विदेश लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, तो इसको भी फरजाद बी गैस फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट से हटा दिया, यानी कि इस जगह पर गैस निकलती है तो इससे भी हटा दिया ईरान ने। ईरान ने बोला कि यहाँ पर भी जो है वो इंडिया का कोई रोल नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग देखते जा रहे हैं कि ईरान और चाइना की जैसी ही नजदीकियां बढ़ी, वैसे ही ईरान ने इंडिया को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये पहला पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो कहीं पर भी न्यूज में नहीं आएगी, ना ईरान बताएगा ना चाइना बताएगी, ये इंटरनेट मतलब इंटरनली डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं जो कि आपको एनालाइज करके समझने होते हैं। दूसरी बात, पहला पॉइंट तो आपने देख लिया ईरान और चाइना की करीबियां, दूसरा पॉइंट यूएसए और इंडिया की करीबियां। अब इंडिया और यूएसए की जो करीबी है रिलेशंस उसके थोड़े अच्छे हैं, राइट। और वो तो देखो क्या होता है कि इंटरनेशनली जो रिलेशंस जो होते हैं ना, वो पूरे के पूरे इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, और ना ही सिर्फ इंटरनेशनली, आपके खुद की अपनी लाइफ में भी अगर आपका कोई रिलेशन किसी के साथ है, अच्छा रिलेशन है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा। कोई भी इंसान किसी और के साथ जो है वो अपना रिलेशन नहीं बनाता, राइट। जैसे कि आप अगर किसी अपने फ्रेंड के साथ रिलेशन बनाओगे, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, तो आप उन्हीं के साथ एट प्रेजेंट जो आपकी सिचुएशन है तो उन्हीं के साथ बनाओगे जो आप ही की तरह तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपको मोटिवेशन भी मिले और आपको हेल्प भी मिलती रहे, है कि नहीं। तो रिलेशन बनने का एक इंटरेस्ट होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर की शादी हो जाती है, या फिर ब्यूरोक्रेट्स की आपस में शादी हो जाती है, रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, क्यों? कॉमन इंटरेस्ट, राइट। तो ये चीज जो होती है वो ना ही सिर्फ कॉमन हम लोग को देखने को मिलती है लाइफ में, बल्कि
इंटरनेशनल रिलेशंस में भी होती है। अब देखा जाए तो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अच्छे हुए, इसको लेकर ईरान जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स डेवलप हुई कि यार इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे, और यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड से बोल के रखा है कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ किसी भी प्रकार की डील नहीं करेगी। और चाइना और यूएसए की गैप है, इंडिया और चाइना की गैप है। तो हमने क्या देखा, ईरान और चाइना की जो एलाई कैसे बनी, क्योंकि दुश्मन जो होता है वो ऐसी कहावत है ना कि अगर एक इंसान का दुश्मन कोई सामने वाला है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, यानी कि दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, कि एक इंसान के अगर दो दुश्मन है तो वो दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। तो ये चाणक्य नीति है, ये सब आप पढ़ोगे हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये कुछ चीजें, हालांकि पहले भी मैंने सेम चीज के बारे में डिस्कशन किया था आपसे, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में जो डिक्लाइन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि जो माता, जो मदर जो है, अगर एक बच्चे को बर्थ देती हैं, और WHO के अकॉर्डिंग इवन ये भी कहा जाता है कि अगर एक मदर एक बच्चे को बर्थ देने के बाद 42 दिन का समय बीत जाता है, 42 डेज अगर हो जाते हैं, और उस बीच अगर मदर की मौत हो जाए, तो वो मैटरनल ये मोर्टेलिटी रेशियो कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन मतलब ये होता है कि हर 1 लाख लाइव बर्थ में से कितनी माताओं की मृत्यु होती है। तो ये इसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो कहा जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि प्रेगनेंसी के समय पे जो महिला की डेथ होती है, या फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के 42 दिन बाद, यानी कि प्रेगनेंसी के 42 दिन के अंदर ही अंदर महिला की डेथ हो जाती है, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो डेटा भी आया है, ये डेटा आया है ये रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, तो उसका ये डेटा हम लोग को देखने को मिला है। रजिस्ट्रार जनरल का जो ऑफिस है उसका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू। तो इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंडिया का डिक्लाइन हुआ है। 2016 और 18 में 113 था, 2015 और 15 से 17 में 122 था, और 14 से 16 में ये 130 था। तो आप देखते जा रहे हैं कि 130, 122 और 113, एट प्रेजेंट 113 का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, 16 से 18 का MMR, तो 113 हो गया। तो ये कम होता जा रहा है, यानी कि 1 लाख लाइव बर्थ में 113 माताओं की मृत्यु हो रही है, और ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। इवन यूनाइटेड नेशन के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें जो टारगेट 3.1 हम लोग को देखने को मिलता है, तो जिसको 2030 तक अचीव करना है, तो उसमें ये कहा गया है कि हर एक कंट्री के अंदर पूरे दुनिया भर में, यानी कि ग्लोबली जो है वो 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ से कम MMR होना चाहिए, यानी कि 70 से नीचे होना चाहिए। और धीरे धीरे करके देखिए हम अचीव कर रहे हैं टारगेट्स को। और ये सब चीजें कैसे अचीव होती हैं? तो ये सब चीजें अवेयरनेस के थ्रू अचीव होती हैं, बेटर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज के थ्रू अचीव होती हैं, राइट? बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज के थ्रू अचीव होती हैं, अवेयरनेस के थ्रू अचीव होती हैं। तो ये सब चीजें कि माता जो है उनको न्यूट्रिशन डाइट मिले, उनके ऊपर प्रेशर्स वगैरह ना आए, राइट? क्योंकि बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है ये प्रेगनेंसी की, तो इस बीच माताओं के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना? इसके अलावा बताया गया कि दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन में सदर्न स्टेट्स ने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया, क्योंकि सदर्न स्टेट्स के अंदर लिटरेसी भी आप देखेंगे काफी अच्छी हम लोग को देखने को मिलती है, और साथ ही साथ अवेयरनेस भी वहां पर काफी अच्छी है ना? तो वो है, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर सदर्न स्टेट्स में इस रिपोर्ट के थ्रू बताया गया कि ज्यादा अच्छा जो है वो आंकड़ा आया। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी स्टेट के अंदर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आइडिया समिट की यहाँ पर बात हो रही है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया जा रहा है कि जुलाई 22 को ये एड्रेस करेंगे। इंडिया और यूएसए के सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग को देखने को मिलेगा, एक प्रकार की वर्चुअल मीटिंग होगी, एग्जैक्टली है। तो यहाँ पर पूरे दुनिया भर को एड्रेस किया जाएगा, और ये इंडिया और यूएसए के जो आइडियाज हैं वो आपस में ये डिस्कस करेंगे। तो ये साउथ कैरोलिना जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहाँ पर ये कंडक्ट किया जाएगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, और ये एक्चुअल में तो ये वर्चुअल मीटिंग ही हम लोग को देखने को मिलेगी इसकी भी। बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया और यूएसए मिलकर जो है गाइज, ये जितने भी कॉमन इश्यूज वगैरह होते हैं दोनों कंट्रीज के, और ना ही सिर्फ इन दोनों कंट्रीज के कॉमन इश्यूज बल्कि और भी ग्लोबल जो इश्यूज होते हैं, तो उनको एड्रेस किस प्रकार से किया जाएगा, दोनों के द्वारा किस प्रकार से बेटर फ्यूचर बनाया जाएगा, तो उसको लेकर ये समिट हम लोग को इंडियाज आइडियाज समिट देखने को मिलती है। जुलाई से 22 को होगी, तब इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है टॉप लेवल एडवोकेसी ग्रुप्स जो होती हैं यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल की, उसके द्वारा, राइट? और ये 2020 के अंदर जुलाई 21-22 में हम लोग को देखने को मिलेगी। अभी के लिए सिंपल इतनी सी चीज में आप याद रखो, उससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, राइट? नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस, ये आपको पता है कि फेब में, अभी इसी कुछ महीने पहले, ये कोरोना वायरस से पहले हम लोग को फेब में देखने को मिला था। हमने चर्चा भी करी थी कि दिल्ली के अंदर बहुत ही बुरी तरह से दंगे हम लोग को देखने को मिले थे, दंगे हो गए थे दिल्ली के अंदर।
और ये दंगे हुए थे, जो मुस्लिम्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे एनआरसी, आपको पता होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर ये काफी दंगे वगैरह हुए थे, राइट। और इन दंगों को लेकर हम लोग को देखने को मिला था कि काफी सारे लोगों की जान भी गई थी और काफी सारे लोग इंजर्ड भी हुए थे। इवन पुलिस वाले भी जो हैं बुरी तरह से इंजर्ड हम लोग को देखने को मिले थे, हुए थे। इस पूरे मामले के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है M.R. शमशद, उनकी एक कमेटी है जो कि पूरी रिपोर्ट जो है वो बना रही है, और इनकी रिपोर्ट के थ्रू कुछ चीजें ऐसी पता लगी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट ने ये बोला है कि ये जो अटैक्स जो हुए थे ये मुस्लिम पॉपुलेशन के अगेंस्ट अटैक हुए थे, यानी कि उनके ऊपर अटैक किया गया था, और पूरी जो जो चीज जो थी वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हुई थी। बोला गया था कि ये पूरा जो दंगा था ये ऑर्गेनाइज दंगा था और सिस्टमेटिक तरीके से ही ये दंगा किया गया था। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो कोई भी दंगा होता है तो दंगे में जो पब्लिक होती है वो भड़की होती है, आपको पता होगा, बट यहाँ पर बताया गया कि पूरी चीज सोच विचार करके प्लानिंग करके जो है वो की गई थी। और जो ये एकदम से दंगा जो हुआ था गाइस, तो ये दंगा हुआ था, बीजेपी लीडर हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने एक स्पीच दी थी। स्पीच में भी उन्होंने काफी हार्श मतलब शब्दों का उपयोग किया था। हार्श इन द सेंस गाली वगैरह नहीं बकी थी, सच आप बोलोगे गाली बकी, गाली वगैरह नहीं बकी थी। हार्श शब्द कभी कभी वो एकदम नहीं होते कड़वे टाइप के, जो स्पीच जो होती है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि उन्होंने बोल दिया था पुलिस से कि आप कंट्रोल करो मामले को, अगर आप नहीं करोगे तो फिर हमें हथियार उठाना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ उन्होंने ऐसा कुछ फेज जो है वो दिया था। ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं दिया था, नहीं तो आप मुझे बोलो कि सर इन्होंने ये बोला तो आप गलत बता रहे हो। मैं एग्जैक्टली नहीं दिया था, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पर जो बच्चे, हालांकि ये वाली चीज, ये हेट स्पीच वगैरह ये सब चीजें आपके काम की नहीं है, सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसकी मैंने आपको ये जानकारी दी। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर कि ये जो मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उनके अगेंस्ट जो है ये दंगा हुआ था, टारगेट मुस्लिम पॉपुलेशन को किया था, ये मैंने नहीं कहा, ये बकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं रिपोर्ट में। नहीं तो कल को आप मुझे बोले कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं एक रिलीजन के अगेंस्ट और ऐसा वैसा ये वो, क्योंकि मैं नहीं करता यहाँ पे कोई रिलीजन वगैरह को, मैं नहीं मानता। ह्यूमैनिटी के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी फोकस करना चाहिए, राइट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा ये फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि आपको सही डायरेक्शन दूं, बताऊं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो आपकी कई सारी चीजें आपके जो है प्रिपरेशन के दौरान जो होगी वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नहीं भी होगी आंसर में रिफ्लेक्ट तो इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होगी। तो अभी से अपने बिहेवियर को, अपनी थिंकिंग को थोड़ा चेंज करो, क्योंकि उस इंटरव्यू तक पहुंचने तक आपको बहुत सारी चीजें चेंज करनी है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है अलग तरीके से, और एक बार आपने डेवलप कर ली तो फिर सक्सेस आपके हाथ में, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का देखने को मिल रहा है, ECOSOC का। और ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाई लेवल सेगमेंट ECOSOC का भी रिसेंटली एड्रेस किया है, और एनुअल हाई लेवल सेगमेंट ये हम लोग को देखने को मिला है। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और एकेडमिया के लोग मौजूद थे यहाँ पर। इसकी जो थीम थी वो थी मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोरोना वायरस, व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशन डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी। तो ये चीज थी गाइस। तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ ये एग्जैक्टली है क्या, ECOSOC, तो इसके बारे में आपको जानना है। तो 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन के चार्टर के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से ये एक ऑर्गन हम लोग को देखने को मिलती है ECOSOC की। ये एक प्रिंसिपल बॉडी है जिसका पर्पस जो होता है वो ये होता है कि जितने भी जो इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल मुद्दे हैं, इश्यूज वगैरह जो हैं, और मतलब और जितने भी जो इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंटल गोल्स हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो इसका ये पर्पस होता है, और जितने भी ये सब इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसको टैकल करना, रिजॉल्व करना, बातचीत के थ्रू, वेरियस पॉलिसीज के थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू, वेरियस कमेटी को सेटअप करके उनके रिकमेंडेशन रिपोर्ट के थ्रू, है ना। तो मेजर चीज जो इसके नाम से ही हम लोग को समझ में आ रही है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। टारगेट होता है कि पूरी दुनिया भर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डेवलप करना, और किसी प्रकार के इश्यूज जो है वो सोसाइटी को लेकर पूरे दुनिया भर में ना डेवलप हो, उस पर विचार करना, चर्चा करना, बातचीत करना। तो ये बेसिकली डायलॉग का फोरम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं काफी सारे लोग, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है ना, डायलॉग्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं वेरियस मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पर ज्यादा ध्यान रखा जाता है, और साथ ही साथ जितने भी इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज से रिलेटेड जितने भी जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं, इंटरनेशनली एग्री डेवलपमेंटल गोल्स, तो उनको भी अचीव करना भी इसका जो है वो काम होता है, इम्प्लीमेंट करके, और अलग अलग कंट्री से पूछना कि आपकी कंट्री के अंदर क्या प्रोग्रेस चल रही है इन सब मुद्दों को लेकर। इसके अंदर 54 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। 3 सालों का टेन्योर होता है इनके मेंबर्स का। इंडिया जो है वो मेंबर है, 2018 से 2020 तक इंडिया मेंबर रहेगी, 31 दिसंबर 2020 तक ही।
और साथ ही साथ पर्पस इसका यही होता है कि ये जो बॉडी है ये 14 यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, 10 फंक्शनल कमीशन है, 5 रीजनल कमीशन है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। उनकी रिपोर्ट्स इनको मिलती है, वही सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये वेरियस कमेटी बनाती है, वो रिपोर्ट जो देती है उनकी रिपोर्ट के आधार पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है अलग अलग पॉलिसीज़ का, रूल्स रेगुलेशंस का। तो उसको उसके ऊपर बेस्ड जो है ये हम लोग को बॉडी देखने को मिलती है। तो ये बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। इस न्यूज़ की बात करेंगे इस, तो देखो कुछ सालों से आपको पता है कि इस प्रकार के एडिटोरियल्स न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, डेटा प्राइवेसी को लेकर। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक इन्फोसिस के को फाउंडर हैं क्रिस गोपाल कृष्णन, तो सरकार ने इनको हेड रखते हुए यानी कि एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड ये थे, और ये कमेटी जो थी ये नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के ऊपर थी। इसने अभी रिसेंटली एक अपना ड्राफ्ट रिलीज किया, हालांकि मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट यहाँ पर डेटा प्राइवेसी की बात है, नॉन पर्सनल डेटा क्या होते हैं, ऐसे टर्म की बात है, और इसी चीज़ को लेकर एक कमेटी बनी हुई है। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी जो इस कमेटी ने सजेशन दिया है वो ये दिया है कि नॉन पर्सनल डेटा जो भी हमारी कंट्री के अंदर जनरेट होते हैं, तो हमारी जो इंडियन कंपनीज है, जो हमारी कंट्री के अंदर जो कंपनीज है, इंडिया की कंपनी, डोमेस्टिक कंपनीज है, उनके साथ जो है ये डेटा शेयर किए जा सकते हैं, और ये नॉन पर्सनल डेटा शेयर करने की बात की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि नॉन पर्सनल डेटा होते क्या है। तो देखो गाइस, कोई भी ऐसा डेटा जो कि पर्सनल ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, माना कि ये कुछ पर्सनल डेटा होता है, बट ये एकदम प्राइवेट डेटा आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ऐसा सिक्योर ऐसा डेटा है कि जिसके जाने से जो है वो आप की काफ़ी कुछ चीज़ें खतरे में आ सकती है, ऐसा नहीं है ना। जैसे कि आप कहीं से कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हो, जैसे फ्लिपकार्ट से आपने कुछ सामान ऑर्डर किया, आप अपना नाम लिखते हो, वहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखते हो, फ़ोन नंबर लिखते हो, तो ऐसे जो डेटाज होते हैं, जो कॉमन डेटाज होते हैं, तो ये नॉन पर्सनल डेटा की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसी चीज़ को लेकर क्लासीफाई किया हुआ इस कमेटी ने, मतलब डेटा जो है उसको मेजर 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया है कि नॉन पर्सनल डेटा कौन से होंगे। एक तो लिखा है कि पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा। अब देखिए, जो भी डेटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है, या फिर जो सेंसस वगैरह जो होते हैं, ऐसे डेटा के अंदर आपको पता होगा कि लोगों के नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह और कुछ बेसिक जानकारीज मेंशन रहती हैं, है ना। तो ये जो डेटा होते हैं वो पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा होते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा, तो आपको पता होगा कि एक कम्युनिटी होती है या फिर एक ग्रुप होते हैं, तो वो ग्रुप जो होते हैं वो मेनली काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं। जैसे कि एक मान के चलो कि एक एनजीओ का ग्रुप है, तो उस ग्रुप के अंदर जो सदस्य हैं, तो उसकी जो बेसिक डिटेल्स, बेसिक जो जानकारी होती है, तो वो कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा के आधार पर देखने को मिलती है। इस प्रकार से कैटेगराइज किया हुआ है। इसके अलावा प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा कौन से हो सकते हैं, तो ये बताया गया कि ऐसे डेटा जो कि किसी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू सिक्योर किए जाते हैं पब्लिक से। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अगर कोई जो वेरीफाइड जो एप्लीकेशंस वगैरह जो होती हैं, और देखो नॉन वेरीफाइड एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने की मैं आप लोग को रिकमेंडेशन नहीं देता। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि प्ले स्टोर पे नहीं होती, ऐप स्टोर पे नहीं होती, आपको किसी वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। तो ऐसी एप्लीकेशन कभी भी डाउनलोड मत करो, ना अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करो, क्योंकि वो जो होता है वो वेरीफाइड एप्लीकेशंस नहीं होती, और उससे आपको खतरा होगा। और इवन जो एप्लीकेशंस प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर हैं, तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले देख लो कि कितने लोगों ने उसको डाउनलोड की हुई है। अगर ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड की हुई होगी और उसके फिर अगर आप रिव्यूज़ देखोगे, तो आप एक बार उस एप्लीकेशन पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है यार, बहुत फ्रॉड। लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे चुटकियों में निकल रहे हैं, और ऐसे मेरे एक नहीं काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ हो चुका है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं तो वो काफ़ी खतरनाक है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, वैसे वैसे चीज़ें खतरनाक होती जा रही है। इवन कई बार तो मेरे पापा से भी काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हो जाती है इसी चीज़ को लेकर, कि वो जो है वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है इन सब चीज़ों के मामले, डिजिटली इतने ज़्यादा वो नहीं है एक्टिव। तो वो कभी-कभी जो है वो कुछ अपने फ़ोन में, क्योंकि देखो क्या होता है कि डिजिटल स्मार्टफ़ोन्स वगैरह जो होता है सभी को अच्छा लगता है चलाना, सभी चीज़ ऑपरेट करना। तो नई-नई चीज़ें आ गई हैं, तो उनके जो फ़ोन पे, उनके एप्लीकेशन पे है, गूगल पे है, और जितने भी जैसे ये पेमेंट जो एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं ऐसे ही है। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि ये जो पिन है किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं करना, बट वो लोगों के सामने ही वो पिन डाल देते हैं, या फिर कई बार तो इवन ऐसा भी देखा मैंने, लोगों से बोलते हैं ये पिन डाल दो। तो वो थोड़ा-सा उससे फिर मैं चिल्लाता हूँ उनको कि ऐसा मत किया करो यार। बट फिर भी अब क्या करें, समझाना तो पड़ेगा ही ना। इसी प्रकार से आपको पता है कि लोगों के थोड़ी भी लापरवाही अगर डिजिटल हो जाती है लोगों से, तो उनके डेटा चोरी होता है। आप देख रहे हैं कि कितने बड़े-बड़े चैनल्स जो हैं उनके ऊपर हैकिंग अटैक्स हो चुका है अभी एट प्रेजेंट। एजुकेशनल चैनल्स भी आप देखो या फिर दूसरे चैनल्स भी आप देखो, तो लोग जैसे कि हमारा जो चैनल है उसके ऊपर हैकिंग अटैक हुआ था अभी कुछ समय पहले, आपको पता होगा शायद, ज्ञान सर ने शायद आपसे शेयर नहीं किया होगा सब लोगों के साथ, बट ये अंदर की बात है, हम लोग की टीम के साथ बताया गया था कि हैकिंग अटैक अटेम्प्ट किया गया है। तो वो उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए थे हम लोग, और इवन आपको पता होगा कि 1-2 दिन तक शायद वीडियोज़ भी नहीं आए थे, तो उसकी वजह भी यही थी कि हैकिंग अटैक हुआ था हमारे चैनल पे।
तो अगर हमारे चैनल पे हैकिंग अटैक हो गया तो इसी से जो है वो हम लोग का सब चलता है काम वगैरह, तो ये रुक जाएगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको इंस्टॉल करने से पहले या फिर जिसको एक्सेस करने से पहले आप लोग को सोचना पड़ेगा। तो ये इसी चीज को डेटा लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी कहा जाता है। और जैसे कि ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसी जो एप्लीकेशंस होती हैं जो आपसे डेटा मांगती है, जैसे कि आपको पता होगा, आप अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल करें अपने फोन पे, तो व्हाट्सएप आपसे काफी सारी चीजों के एक्सेस लेता है, आपके कैमरे का एक्सेस, माइक्रोफोन का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस, है ना। तो ये जो आपके डेटाज होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू लिए जाते हैं, तो ये प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटाज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया है इस कमेटी ने डेटा को, नॉन पर्सनल डेटा को। सजेशन जो दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि जो नॉन पर्सनल डेटा है उनको गवर्न करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एक कानून जो है वो लाना चाहिए। एक नई रेगुलेटरी बॉडी जो है नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी के नाम से सेटअप करनी चाहिए, जो और ये जो बॉडी है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट समय समय पर जो है वो प्रस्तुत करे और नए नए रूल्स रेगुलेशन जो है वो डिफाइन करे डेटा सिक्योरिटी को लेकर या फिर नॉन पर्सनल डेटा को लेकर कि उसका यूज़ कैसे करना है। और इवन एक अलग अलग ऑफिसेज जो है वो स्टैब्लिश किए जाए, अलग अलग बॉडी स्टैब्लिश की जाए। एक बॉडी का काम होना चाहिए डेटा को कलेक्ट करना, दूसरी बॉडी का काम होना चाहिए डेटा को स्टोर करना, तीसरी बॉडी का काम होना चाहिए सिक्योरिटाइजेशन का, कि डेटा सिक्योर्ड रहे। तो इस प्रकार से हर एक अलग अलग प्रकार की विंग्स बनानी चाहिए जिसका काम जो होना चाहिए वो डिवाइडेड होना चाहिए, राइट, जिससे कि बेटर अकाउंटेबिलिटी जो है वो हम लोग अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ था इससे रिलेटेड। और रेगुलेशन कानून वगैरह की क्या आवश्यकता है इस प्रकार के, तो आप जानते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया भर में, और डेटा जो है वो एक एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि आप मान के चलो एक कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, अब एक बड़ी कंपनी है, उसके पास इवन आपको ये भी पता होगा कि काफ़ी सारी कंपनीज डेटा बेचती हैं, उससे वो पैसे कमाती हैं। काफ़ी सारी कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी का काम क्या होता है, उनके पास डेटा होता है, उनके साथ इतने सारे लोग जुड़े होते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक की कमाई कैसे हो रही है, फेसबुक तो आपको फ्री में कम्युनिकेशन का ऑफर दे रहा है, राइट, फ्री में आप अपने फ्रेंड से, कलीग से कम्युनिकेट कर सकते हो, उनके साथ जुड़ सकते हो, अटैच हो सकते हो। तो उससे फेसबुक का क्या फायदा, फेसबुक का फायदा ये कि उसके पास एक डेटाबेस है इतने सारे लोगों का। फेसबुक के पास दूसरी एडवर्टीजमेंट कंपनी जाकर उनको पैसा देती है, जैसे यूट्यूब पे आप जो एड्स देखते हो, यूट्यूब जो है वो आपको फ्री प्लेटफॉर्म है, आपको फ्री में वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है, बट ये प्लेटफॉर्म जो है वो कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के लिए भी और क्रिएटर्स के लिए भी। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्रिएटर्स हैं, इनके लिए भी एक एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म है ये। जैसे कि आप हमारे कोर्स को परचेज करते हो, इवन उसके अलावा भी जैसे कि वीडियोस में काफ़ी सारे एड्स आते हैं, बट जिन वीडियोस के ज़्यादा व्यूज़ होते हैं उनकी कमाई भी ज़्यादा होती है। हालांकि कमाई उतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर अच्छी खासी कमाई अगर यूट्यूब में चाहिए, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी और जो कैरी मिनाटी, ये सब जो आर्टिस्ट हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, तो ये जो लोग हैं क्रिएटर्स हैं बेसिकली, तो इन लोग की कमाई जो है वो बहुत है, यानी कि महीने के 4-5 लाख रुपए इन लोग यूट्यूब से कमाते हैं। बट उनके व्यूज़ भी अगर आप देखोगे तो उनका हर एक व्यूज़ जो होता है वो मिलियंस में जाता है, राइट, तो उनकी कमाई ज़्यादा होती है। और मैं अगर आपको एग्जैक्टली हमारे जो यूट्यूब के थ्रू जो कमाई आती है वो बताऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये क्या है। तो पूरे समय इतनी मेहनत करते हैं और ऊपर से जैसे कि हमारा जो ये चैनल है ओनली करंट अफेयर का, सिर्फ मैं इसकी बात करता हूँ। तो देखो गाइज, इसमें आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 5000 व्यूज जो है वो मेरे डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में आते हैं, ठीक है। और जो डेली जो वाला वीडियो आता है, कौन सा वाला, क्यूज वाला, उसमें मुश्किल से 1500 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 1000 ऑन एन एवरेज उसमें व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। और जो नया जो एडिटोरियल शुरू हुआ है उसका तो अभी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, कि अगले महीने से रिकॉर्ड होगा, बट बाकी इन दोनों के महीने के मान के चलो आप कुछ नहीं 6000 रुपये आता है, और वो भी कट कुटाकर 5-1 हजार रुपये आता होगा, उससे ज्यादा नहीं आता होगा। तो आप सोचो पूरे महीने भर काम करो और 5,000 रुपए ऐसी यूट्यूब कमाई देते हैं। बट देखो बुरा नहीं है, क्योंकि इससे जो हमारे जो दूसरे जो काम चलते हैं, जैसे कि हम लोग जो है वो आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे जो है वो हो जाता है हमारा जो है, क्योंकि हम लोग का जो काम है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करके हम लोग को अपनी कमाई कर रहे हैं, नहीं। हम लोग को सिर्फ इतना चाहिए कि हमारा गुजारा चलता रहे, बस थोड़ा बहुत जैसा भी हो। आप ज्ञान सर की पॉलिसी ऑलरेडी जानते हो कि ज्ञान सर के ना फालतू खर्चे ना कुछ, वो जो भी कमाई आती है उनकी वो उल्टा ही इन्वेस्ट कर देते हैं सभी चीज़ों में, राइट। जैसे कि पीडीएफ बनवाने में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो बनवाने में, राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप समझ पा रहे होगे। और ये जो यूट्यूब है जो आपको फ्री में सर्विस दे रहा है, वो फ्री में नहीं दे रहा, उसके बदले में उसको बहुत कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें डेटा की, यूट्यूब के पास क्या आया, डेटा आया, इतने सारे लोगों का डेटा आया। अब यूट्यूब इन डेटा को बेचता है, मोनेटाइज करता है, कैसे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। लोग आते हैं एडवर्टीजमेंट करने, उनसे वो पैसा चार्ज करता है और लोगों को एड्स दिखा दिखा कर कमाता है। और इतना ही नहीं, जैसे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, काफ़ी सारी कोचिंग वाले जो होते हैं ना, वो भी ये जो डेटा वाली जो कंपनीज होती है उनके साथ डेटा परचेज करते हैं। कैसे डेटा परचेज करते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं कि आपके पास जो एजुकेशन, जैसे सुलेखा वगैरह करके आजकल एक नई नई कंपनीज आ गई हैं, तो ये सब क्या करती है, डेटा में डील करती है। तो डेटा जो होता है वो बहुत ही एक बहुत बड़ा एसेट होता है एक कंपनी का,
एक कंपनी के पास अगर लाखों लोगों का डेटा है तो वो कंपनी मान के चलो ग्रोथ करेगी, प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि वो बार बार, आपको पता होगा, आप कहीं पर भी रजिस्टर करते हो आपके पास ईमेल्स आते हैं, एसएमएस आते हैं, क्यों आते हैं? जैसे कि आप उनके प्रोडक्ट्स बार बार परचेज करो, राइट? क्यों मैं बोलता हूँ आपको डेली कि आपको हमारी पीडीएफ जो है हम लोग ये कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आप परचेज करो, राइट? वो आपके फायदे के लिए भी है, कंज्यूमर के फायदे के लिए भी और हमारे फायदे के लिए भी। तो इसी इसी प्रकार से तो पूरा ट्रेड चलता है ना? यही पूरा सिस्टम होता है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, ठीक है? तो इसके बारे में हमने चर्चा करी कि रेगुलेशन की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि एक बड़े डेटा में जो है वो डील होगा पूरा। और इवन ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है नॉन पर्सनल डेटा के, वो क्या क्या है? तो मई 2019 में यूरोपियन यूनियन ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेकर आई थी कि फ्री फ्लो जो है नॉन पर्सनल डेटा का यूरोपियन यूनियन के अंदर होना चाहिए। यानी कि यूरोपियन यूनियन, आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो 20, अब देखो मैंने इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, काफी सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया था, कुछ ने तो इवन 20 कंट्री का बोल दिया। यूरोपियन यूनियन 20 कंट्री को मिलाकर बनाया। गाइस, यूरोपियन यूनियन पहले 28 कंट्रीज का होता था, अभी यूनाइटेड किंगडम ने एग्जिट किया। आपको पता होगा कि ब्रेक्सिट आप सुन रहे होगे, ब्रिटेन ने एग्जिट किया था। तो यूरोपियन यूनियन से जो ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन 27 कंट्री का एक संघ है, यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये यूरोपियन यूनियन जो एक अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड लेकर आई थी, उसने ये कहा था कि 27 ये जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, ये आपस में जो पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा है ये शेयर करेंगी, और इवन ये शेयर करेंगे अपने मेंबर कंट्रीज के साथ भी। यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर स्टेट्स है, मेंबर कंट्रीज है, उनके साथ भी आपस में कॉपरेशन करते हुए ये डेटा शेयर किए जाएंगे। और भी काफी सारी जो दूसरी कंट्रीज है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो आप देख रहे हैं कुछ कंट्रीज के पास डेटा है, बट काफी सारी कंट्री जो है उनके पास डेटा को सिक्योर करने का, डेटा को प्रोटेक्ट करने का ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस कानून नहीं है, ठीक है? इसीलिए तो इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून की नीड इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन एक बहुत ज्यादा है, राइट? तो पॉपुलेशन ज्यादा मतलब डेटा ज्यादा, और अगर ये डेटा का उपयोग अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी खतरा है। कैसे खतरा, रिलेट करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काफी सारे लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो अगर डेटा, बैंक अकाउंट का डेटा अगर चोरी होना शुरू हो गया, अगर उसको हम सिक्योर नहीं कर पाए, तो क्या होगा? इकोनॉमी हैम्पर कर जाएगी। समझ रहे हो? तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में, और इसमें यही चीज कही गई है फाइनल ड्राफ्ट में, यही सब चीजें इंक्लूड की गई है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि डेटा कस्टोडियन, वही चीज मैंने आपको बताई कि एक ऑफिस जो है वो डेटा कलेक्शन का होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए डेटा को स्टोर करने का, एक ऑफिस होना चाहिए उस पर साइबर सिक्योरिटी उसकी मेंटेन करने का, राइट? तो ये सब जो ऑफिसेज हैं इस प्रकार के, तो ये सब ऑफिसेज एस्टैब्लिश करने चाहिए, सबके अलग अलग रोल्स डिफाइन करने चाहिए, और प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस जो होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए, राइट? तो ये सब चीजें इस ड्राफ्ट के अंदर देखने को मिली है। मेनली जो था वो डेटा सिक्योरिटी को लेकर चीजें आपको बताना था, तो वो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो निष्ठा का है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक्स एडवांसमेंट। इस टॉपिक को सॉरी, हालांकि हम लोग पहले भी जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है गाइज, उन्होंने लॉन्च किया है वन लाइन निष्ठा प्रोग्राम, फर्स्ट वन लाइन निष्ठा प्रोग्राम। ये 1200 की रिसोर्सेज पर्सन जो है आंध्र प्रदेश के, उनके लिए ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये रिसोर्स पर्सन जो होंगे गाइज, ये हेल्प करेंगे टीचर्स को आंध्र प्रदेश के, जिससे कि टीचर जो है उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी दीक्षा पोर्टल के अंदर, लेटर ऑन बाद में ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। तो देखो कुल मिलाकर बताऊं क्या है कि टीचर जो है वो एडवांस हो सके उसके लिए ये निष्ठा इनिशिएटिव है। नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जो टीचर्स हैं और जो स्कूल के हेड्स हैं, तो उनको ट्रेन करना, जिससे कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा एनहांस हो सके, बेटर हो सके। तो इसको लेकर ये जो 1200 की रिसोर्सेज, यानी कि 1200 ऐसे जो ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे जो लोग हैं 1200, जिनको सिर्फ स्पेसिफिकली स्कूल टीचर्स को और स्कूल हेड्स को ट्रेन करने के लिए रखा गया, और इनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी बाद में जाकर वर्चुअल ऑनलाइन इनकी ट्रेनिंग होगी, ये दीक्षा पोर्टल के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी। निष्ठा की अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करें, एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अभी मैंने आपको बताया टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, तो ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का, जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, राइट? और ये पार्ट है नेशनल मिशन टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स का। इसका एक पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एलिमेंट्री लेवल पर जो लर्निंग है उसको इंप्रूव की जा सके, कि टीचर्स हैं उनको इस प्रकार से ट्रेन किया जा सके कि वो आउटकम रिजल्ट जो है वो निकाल सके, यानी कि वो बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चा चीजों को रीड कर पाए, उसके अंदर स्किल्स जो है रीडिंग राइटिंग की डेवलप हो, और वो अंडरस्टैंड कर पाए जो टीचर उनको समझा रहे हैं, और फिर उसको रिप्रोड्यूस कर पाए अपने, यानी कि आंसर्स वगैरह में। और इस प्रकार से जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, राइट, कि आपको आंसर्स में ये मेंशन करना है, वो मेंशन करना है, तो इस प्रकार से गाइडेंस देता हूँ। तो ऐसे ही टीचर्स को ट्रेनिंग जो है वो ऑफर की जाए इस प्रकार से, कि टीचर टारगेटेड तरीके से बच्चों को जो है वो ट्रेन करें, राइट?
इसलिए टीचर को ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। और ये सब चीज़ें लैक कर रही थी हमारी कंट्री के अंदर गाइस, तो इसी को लेकर ये चीज़ें अभी सामने आई हुई है। 1-2 दिन पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा करी थी, राइट, कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी पुअर है, राइट। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने समय समय पर चर्चा भी करी और भी रिसेंट पास्ट में भी करी थी। तो निष्ठा जो है गाइस, इसने फेस टू फेस मोड भी लॉन्च किया था। इस मोड को 33 यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के द्वारा भी इम्प्लीमेंट किया गया था इस प्रोग्राम को बाद में चल के। और अराउंड 23,000 की रिसोर्सेज पर्सन जो है और 17.5 लाख टीचर जो हैं और स्कूल हेड जो हैं, तो इनको निष्ठा के थ्रू कवर किया जा रहा है। यानी कि फेस टू फेस मोड, यानी कि उनको फेस टू फेस ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, और ऑलरेडी जो है वो काफ़ी जगह पर ये दी जा रही है, राइट। तो ये चीज़ है। इसमें एजुकेशनल गेम्स और क्विजेज जो है वो कैसे कंडक्ट करना है, जिससे कि बच्चा जो है वो इंटरैक्टिव तरीके से चीज़ों को, स्किल्स वगैरह को जो है वो सीख पाए। सोशल इमोशनल लर्निंग जो है वो डेवलप करवानी है। तो ये सब चीज़ें कब आएंगी, जब एक टीचर प्रॉपर तरीके से ट्रेंड रहेगा। टीम बिल्डिंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट की प्रिपरेशन को लेकर, कंटिन्यूअस फीडबैक मैकेनिज्म को डेवलप करना है, राइट। इसको लेकर कि स्कूल में अगर टीचर ने पढ़ा दिया तो टीचर ने कैसा पढ़ा है उसका फीडबैक, तो वो स्कूल के हेड को सिखाया जाएगा कि कैसे फीडबैक जनरेट करना है ना। और ट्रेनिंग जो है वो प्री और पोस्ट ट्रेनिंग की एनालिसिस जो है वो भी कंडक्ट की जाएगी कि जो टीचर आया था वो ट्रेनिंग से पहले उसकी कंडीशन कैसी थी, यानी कि कितना वो एडवांस था, और ट्रेनिंग के बाद जो है वो उसका एडवांसमेंट लेवल कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो ये सब कुछ जो है वो निष्ठा के फीचर्स हैं, जिसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन। पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइस, अब बताया जा रहा है कि ये ऐसे लॉ को एग्जामिन करेगी, ऐसे लॉ को देखेगी और उसकी डीपली उसका अध्ययन करेगी, स्टडी करेगी, जो लॉ बर्ड्स और एनिमल्स के सेक्रीफाइसेस के साथ डील करते हैं। सेक्रीफाइसेस यानी कि उनकी जान, जो पशु और पक्षी हैं जिनका जो बलिदान हो जाता है। आपको पता है कि काफी सारे रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं जहां पर पक्षी को और पशु को, एनिमल को मार दिया जाता है, उनका बलिदान दिया जाता है। तो ऐसे जो कानून है तो उनके साथ डील करेगी अभी एट प्रेजेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। चेक करेगी कि उस कानून के अंदर कोई लूप होल तो नहीं है, और फिर नया कुछ कानून आने वाले समय में शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए गाइस, केरला एनिमल एंड बर्ड सैक्रिफाइस प्रोहिबिशन एक्ट 1968 का है। ये बेसिकली टेम्पल्स के अंदर जो बर्ड्स और एनिमल्स की जो बलि चढ़ाई जाती है देवताओं को खुश करने के लिए, तो उसको प्रोहिबिट करता है, उसको बैन करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है, उसने हाईलाइट किया था कि एनिमल प्रोटेक्शन लॉ के अंदर सेपरेशन है, यानी कि उन्होंने बोला था कि सेपरेशन है। अगर एनिमल को अगर मारा जा रहा है उसको खाने के लिए, जैसे कि मान के चलो एक बकरा है, बकरे को मारा जा रहा है खाने के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो वो ठीक है। बट अगर बकरे को बलि के लिए मारा जा रहा है, यानी कि बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है टेम्पल के अंदर देवी देवताओं को खुश करने के लिए, और उसके बाद फिर कंज्यूम किया जा रहा है, तो वो गलत है। तो वो फिर जो है वो परमिट नहीं किया गया, उसको बैन किया गया है। और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल एक्ट 1960 जो है, इसने एनिमल्स की मृत्यु जो है, यानी कि एनिमल्स के ऊपर जो मारा जाता है एनिमल्स को, तो वो अलाउ किया है। इन्होंने बोला कि एनिमल्स को मार सकते हैं, बट एनिमल्स को क्रूएल्टी के थ्रू, यानी कि एनिमल्स के ऊपर जो है वो आप क्रूएल्टी नहीं कर सकते, क्रूरता नहीं कर सकते। अगर एनिमल्स के ऊपर क्रूरता कर रहे हो, क्रूएल्टी कर रहे हो, उनको बेरहमी से मार रहे हो, तो वो फिर वो गलत है। और अगर उनको नॉर्मल मार रहे हो तो वो ठीक है। अब ये चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आई कई हद तक। अब किसी की जान लेना तो होता है वो अब देखो, इसमें डिफरेंशिएशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था वो ये था कि जैसे कि अगर आपको किसी को मारना है तो वो एक झटके में मार दो, उसको तड़पा तड़पा के मत मारो। कहने का मकसद ये है, ठीक है, ये चीज़ है। और ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। और सेक्शन 28 जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का, तो इसके सेक्शन 28 में ये लिखा है कि एनिमल्स जो हैं जिनको मारा जाता है रिलीजियस पर्पस के लिए, तो वो एक ऑफेंस नहीं है। बट 1968 में इसको चेंज कर दिया गया था, फिर इसको ये कह दिया गया था कि ये बैन कर दिया गया है कि रिलीजियस सेक्रीफाइसेस के लिए जो एनिमल को मारा जाता है, और फिर वो जो है वो बैंड है। बट एनिमल को कंजम्पशन पर्पस के लिए अगर मारा जा रहा है तो वो फिर ठीक है, वो कोई ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसके बारे में आने वाले समय में शायद इससे रिलेटेड और भी चीज़ें देखने को मिले, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस इशू को एग्जामिन कर रही है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था। और आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अच्छे से दिमाग में बैठ गए, क्लियर हो गए हैं। तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। आप नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। पहला टॉपिक है 10th शेड्यूल। कई बार मैं आप लोग को बोल चुका हूं 10th शेड्यूल पढ़ना है मतलब पढ़ना। आप देख रहे हो कि हर महीने हम लोग को 10th शेड्यूल से रिलेटेड लगातार न्यूज देखने को मिल रही है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल पढ़िएगा। और पुलिस ब्रूटैलिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो पुलिस ब्रूटैलिटी होती है, राइट, तो वो आपको 120 शब्द में लिखना। अभी हमने वो दिल्ली के मुद्दे के बारे में डिस्कशन किया था ना, कि दिल्ली के अंदर मुद्दा हम लोग को जो देखने को मिला था
जो पूरा, तो उसमें ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट के अंदर जो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हम लोग को देखने को मिले थे, जिनकी रिपोर्ट थी, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी, याद आ रहा है कि नहीं यार, थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी। तो उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि जो पुलिस है, तो इवन उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस को जो एक्शंस लेना चाहिए था, जो लोगों को मारा जा रहा था, जो दंगे हो रहे थे, तो पुलिस ने भी ऐसे कुछ एक्शंस नहीं लिए। तो पुलिस को भी बेसिकली अक्यूज किया गया है। तो जो पुलिस ब्रूटैलिटी इंडिया के अंदर होती है, तो कब कब हम लोग को इस प्रकार की ब्रूटैलिटी देखने को लिए, आपने देखा होगा कि अभी कोरोना वायरस के समय पर भी पुलिस ने लोगों को बेरहमी से मारा है, और ना ही सिर्फ मारा है, इवन बहुत बेरहमी से मारा है। एक दो डंडे तो दूर की बात है, हालत खराब कर दी है लोगों की, इनोसेंट लोगों की। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, इसको लेकर आप कमेंट कीजिए 120 शब्दों में। ये हालांकि मुझे आपको सैटरडे को देना था, बट मैं भूल गया था देना। तो ये आपको जो इस प्रकार का जो ऐसा मेंस का जो क्वेश्चंस होता है, तो वो मैं देना भूल गया था। तो अभी आज के लिए है ये, आप प्रिपेयर कीजिए, और हैंड रिटन नोट्स आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। और आप चाहें तो इन नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हर प्रकार के पेड कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये फ्री टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।